नाइट्स। जब से अमजद दिवांश के घर आया था, तब से वह एक ही कमरे में बैठा हुआ था। रात हो चुकी थी। अभी तक अमजद ने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला था। दिवांश खुद उनके लिए दूध का ग्लास लेकर आया। मिस्टर खान, ऐसी उम्र में ज्यादा सोचना ठीक नहीं। दिवांश ने दूध का ग्लास आगे किया। कांपते हाथों से दूध का ग्लास लेकर वह वीरान नजरों से देखते हुए बोला, आदित्य कैसा होगा? दिवांश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ बोलने को मुंह खोला, पर शब्द बाहर नहीं निकले। वह ग्लास देकर वापस मुड़ा। उम्मीद है सब ठीक हो, अमजद बड़बड़ाया। दिवांश के कदम रुक गए। वह गहरी सांस लेकर बोला, आदरी बहुत क्रूर है, उसके साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही जानलेवा है। अमजद का चेहरा दर्द से भर गया। रात के 12 बज चुके थे। एक वीरान हवेली में एक कमरे में आदरी फर्श पर ही लेटा हुआ था। उसके कपड़े धमाके के कारण फटे हुए थे और बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। वह इस समय काली शक्तियों का मालिक नहीं, कोई भिखारी लग रहा था। नीले मोती को छोड़कर पास पड़े विरासती उपहार शैतानी ताकतों से एनर्जी लेकर उसकी टूटी हुई बांह में ट्रांसफर कर रहे थे। उसके मोबाइल की रिंग बज रही थी। वह उठना तो चाहता था, पर बहुत सारी एनर्जी खो देने के बाद वह सिर्फ थकान महसूस कर सकता था। अपने लिए और कुछ करने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी। बार बार मोबाइल की रिंग बज रही थी, जो उससे अब बर्दाश्त नहीं हुई। हिम्मत करके उसने एक झटके में कॉल अटेंड करके कान को फोन लगाया। आदरी बाबा, उस आदित्य का काम तमाम हो गया है ना? विनीत क्यूरियस होते हुए बोला। आदरी के चेहरे का रंग बदल गया। तुम लोगों के उपहार इतने भी कीमती नहीं थे जितनी शक्तियां मेरी बर्बाद हुई हैं, और ये पहली बार हुआ था कि मैं मौत के मुंह से बच कर आया हूं। विनीत को कुछ समझ नहीं आया। अब आगे क्या बोले? आदरी की क्या हालत हुई, क्या नहीं, इससे उसको कोई मतलब नहीं था। उसे बस आदित्य की मौत के बारे जानना था। वह आगे पूछने ही वाला था, पर आदरी ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। विनीत ने 2-3 बार दोबारा उनका नंबर डायल किया। यह बाबा भी न कुछ ज्यादा ही भाव खाते हैं, जैसे फ्री में कोई उपकार किया हो। विनीत ने हाथ पटका, फिर कुछ सोचते हुए, पर इस बाबा की बात से पता चलता है इसकी आदित्य के साथ भयंकर फाइट हुई है। अगर बाबा मौत के मुंह तक चला गया तो आदित्य का भी हाल खराब जरूर हुआ होगा। विनीत ने प्रिया का नंबर डायल किया। हेलो प्रिया, वो आदित्य वापस आया या नहीं? कॉल रिसीव होते ही विनीत बोला। प्रिया थोड़ा सकपका गई। वह पूरा दिन रूम से बाहर नहीं निकली थी, जैसा आदित्य ने उसे बोला था, पर उसका ध्यान बाहर ही था। लॉबी का दरवाजा अभी भी बाहर से ही बंद था। मतलब आदित्य वापस नहीं आया था। नहीं, आदित्य वापस नहीं आया। ये सुनते ही विनीत उछल पड़ा। मतलब वह मर गया। प्रिया झट से बेड से उतरी। ये तुम क्या बोल रहे हो? यह सच है प्रिया। आदित्य की आदरी के साथ भयंकर लड़ाई हुई है। इतनी भयंकर कि आदरी की बहुत शक्तियां नष्ट हो गईं। इसका मतलब यह तो नहीं कि आदित्य हार गया? प्रिया उसकी बात को काटते हुए बोली। विनीत जल्दबाजी में टहलते हुए बोला, बिल्कुल इसका यही मतलब है। अगर आदित्य बचता तो आदरी को जिंदा नहीं छोड़ता, और आदरी भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसे मारकर ही छोड़ा होगा। इसीलिए तो आदित्य वापस नहीं आया। तुम भी अब वापस आने की तैयारी करो। प्रिया के दिल में टीस उठी। उसे आदित्य का सुबह घर से जाते समय का चेहरा याद आया। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? विनीत बोलता गया, पर प्रिया डिस्कनेक्ट करके कान से फोन हटाकर दीवार से सटकर बैठ गई। काश मैं आदित्य को आदरी और विनीत की सच्चाई पहले बता देती। प्रिया को आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अमजद खान पूरी रात सो नहीं पाए। अगली सुबह ट्रेडिशनल हेल्थ वेलफेयर का फाइनल था, जिसमें आदित्य ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, पर आदित्य का तो कुछ अता पता नहीं था। अमजद दिल में उठ रही दर्द की लहर को दबाते हुए, मैं आदित्य कपूर का नाम मिट्टी में मिलने नहीं दे सकता, कहते हुए वह उठे और फ्रेश होने चले गए। जब वह तैयार होकर रूम से बाहर निकले, उन्हें दिवांश उनकी तरफ आते मिला। मिस्टर खान, आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है। क्या आप मुझे ट्रेडिशनल हेल्थ वेलफेयर तक छोड़ सकते हैं? दिवांश ने भौहें सिकुड़ी। क्या आपको वहाँ कुछ काम है?
मुझे फाइनल में पार्टिसिपेट करना है। देवांश कुछ सवालिया नजरों से देखने लगा। वैसे तो मिस्टर कपूर पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर उनके एक्सीडेंट की वजह से मैं उनकी जगह पार्टिसिपेट करूंगा।